हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल एरोराइट आराध्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम विज्ञान का पहला चैप्टर 9th क्लास का जो कि जीवन की मौलिक इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए आज हम कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। जो भी सजीव है वह सभी कोशिका से बने होते हैं। जैसे एक भवन को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है। किसी भवन को, किसी घर को बनाने के लिए एक एक ईंट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम भवन को तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर के निर्माण के लिए भी एक एक कोशिका की जरूरत पड़ती है। शरीर का निर्माण करेंगे तो उसके लिए भी एक एक कोशिका की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हम देख रहे थे कोशिकाएं शरीर का निर्माण कैसे करती हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। कोशिकाएं, तो कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, यानी कि कई सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। और कई सारे टिश्यू यानी कि ऊतक बनकर ऊतक तंत्र क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और जिससे कि अंग, टिश्यू तंत्र से क्या बन रहा है? अंग यानी कि ऑर्गन। और ऑर्गन क्या बनाते हैं सभी मिलकर? ऑर्गन तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम, जिससे हमारे शरीर बनता है। कोशिकाओं से शुरू होकर हमारे शरीर तक की जो कहानी है वो दोबारा से जान लेते हैं। कोशिकाएं, कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऊतक तंत्र। और ऊतक तंत्र क्या बनाते हैं? अंग। और अंग के ग्रुप को क्या कहते हैं? अंग तंत्र, जिससे कि शरीर बनता है। आइए, जैसा कि हमने पढ़ा था कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, उसके बारे में जानते हैं। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है। कोशिका क्या करती है? हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, इसीलिए यह हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। अब कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, हमारे शरीर को शेप देती है ये। अब कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई क्यों है? शरीर के सभी कार्य कोशिका स्तर पर होते हैं। शरीर में जितने भी कार्य होंगे वो सब कोशिका स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर की क्रियात्मक इकाई है। अब जानेंगे कोशिका की खोज किसने की थी। जो कोशिका है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी खोज किसने की थी? तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। अब कोशिका का जो पता लगाया था वो रॉबर्ट हुक ने लगाया था सन 1665 में। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जिनका भी नाम रॉबर्ट से नाम चालू हो रहा था, उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। कोशिका का पता किसने लगाया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है उसका पता रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में लगाया। जैसे ये कोशिकाएं हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक। तो ये कोशिकाओं का जो पता लगाया वो रॉबर्ट हुक ने लगाया सन 1665 में। लेकिन जो ये केंद्रक हैं इनका पता सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। आइए अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। तो सभी पौधे तथा सभी जंतु कोशिका से बने होते हैं। सभी पौधे और सभी जंतु किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं, और वह जीवन की मूलभूत इकाई हैं। सभी पौधे सभी जंतु कोशिका से बने होते हैं और जीवन की मूलभूत इकाई हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक जो थे एम फ्रीडन
तथा टी स्वांग, इन दोनों ने दिया था 1838 था 1839 में। कोशिका आधार पर जीवों का प्रकार। तो कोशिकीय आधार पर जीवों को दो प्रकार के होते हैं। कोशिकीय आधार को जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर एक कोशिकीय जीव, नंबर दो बहुकोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आइए अब हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए, वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम? जीवाणु आदि आते हैं, वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब हम बहुकोशिकीय जीव के बारे में जानते हैं। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव में कौन कौन आते हैं। तो वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं सम्मिलित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करती हैं, जिसमें एक कोशिका नहीं कई सारी कोशिकाएं सम्मिलित होकर विभिन्न कार्य संपन्न हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर कई अंगों का निर्माण करती हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाती हैं। जैसे फंजाई यानी कवक, पादप, पादप को क्या कहते हैं? प्लांट, मनुष्य एवं अन्य जंतु आदि। आइए अब हम बहुकोशिकीय जीव के बारे में और भी जानकारी करते हैं। जैसे प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव से ही विकसित हुए हैं। जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं वह सब एक कोशिकीय जीव से ही विकसित हुए हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिका बनाती हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर कैसी कोशिका बनाती हैं? अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाएंगी। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार जितनी भी कोशिका हैं सब अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में कैसा विभाजन हो रहा है? तो श्रम विभाजन हो रहा है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंग में कार्य करने के लिए विभिन्न एक विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार, शेप एंड साइज अनेक उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। तो कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि अमीबा। और कुछ जीवों में कोशिकाएं आकार स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, जिसमें आकार नहीं बदलता है। आइए अब हम जानते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं के नाम, जो कि मानव शरीर में पाई जाती हैं। उसके बाद हम बताएंगे पादप कोशिकाओं के बारे में। अब हम मानव कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल, जो कि मानव में पाई जाती हैं। रुधिर कोशिकाएं यानी ब्लड सेल, वसा कोशिका यानी फैट सेल, अस्थि कोशिका यानी बोन सेल, चिकनी पेशी कोशिकाएं यानी मस्कुलर सेल, जनन कोशिकाएं रिप्रोडक्टिव सेल। जनन कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुक्राणु और एक अंडाणु। शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं और अंडाणु को ओवम कहते हैं, और यह मेल में पाया जाता है स्पर्म, और ओवम फीमेल में पाया जाता है। अब इसके बाद हम पादप कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। आइए अब हम जानते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, इन दोनों कोशिकाओं में क्या क्या अंतर होते हैं। तो अब हम पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। इनमें कोशिका वृद्धि होती है, पादप यानी प्लांट में कोशिका वृद्धि सेल वॉल होती है,
और जंतु कोशिका एनिमल सेल, यानी इनमें कोशिका वृत्ति नहीं होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इनमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, और इनमें हरित लवक उपस्थित नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे कि आप सब जानते हो, और इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये प्राय बड़े आकार की होती हैं। पादप कोशिका ऐसी होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, और ये प्राय छोटे आकार की होती हैं। जंतु कोशिका छोटे आकार की होती हैं। चलो अब हम देखते हैं कोशिका के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ सेल। तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली, जो कि कोशिका का एक भाग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी, यानी कोशिका है उसके पूरे ऊपर बाहरी जो परत होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? लचीली होती है, और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स तथा प्रोटीन के दो परतों से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स तथा प्रोटीन के दो परतों से बनी होती है। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली का लचीलापन। जो कोशिका झिल्ली का लचीलापन है वो क्या है और क्यों होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा को अपने ग्रह पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन क्या करता है कि अमीबा जो खाना खाता है उसको ग्रहण करने में उसकी मदद करती है। इसी लचीलेपन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है, और इसी लचीलेपन के कारण अमीबा अपना आकार भी बदल पाता है, और खाद्य पदार्थ को कुछ प्रकोष्ठ के सहारे निगल जाता है। तो क्या काम कर रही है? अमीबा के साइज को, शेप को भी चेंज कर देती है, और उसको खाना खिलाने में भी मदद करती है, खाना पकड़ने में मदद करती है। तो अमीबा और एक कोशिकीय जीवों में जो ये खाना खाने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आइए अब हम कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों के बारे में कुछ जानकारियां करते हैं। जैसे यह कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरणों से अलग करता है। क्या करता है? यह कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरणों से अलग करता है। यह कोशिका की बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कोशिका की बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। जैसे कुछ चुने हुए पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही होती है। जबकि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। और भी कई अन्य पदार्थ होते हैं उनकी गति को रोकती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकरा जाते हैं और उसको क्षति नहीं होती है। विसरण यानी कि डिफ्यूजन एवं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की क्रिया इसी झिल्ली के द्वारा होती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की जो क्रिया होती है वो इसी झिल्ली के द्वारा होती है। आइए अब हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यानी जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जीवाणुओं में पाई जाती हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती हैं? जीवाणुओं में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिन कोशिकाओं में झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिकाएं किन में मिलती हैं? शैवाल एवं अन्य सभी बहुकोशिकीय जीवों की कोशिका में। अब इनके अंतर देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। किसमें नहीं होती केंद्रक झिल्ली? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है। इसमें क्रोमोसोम प्राय एक ही होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होते हैं। आइए अब हम देखते हैं राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में। राइबोसोम के कार्य और लाइसोसोम के कार्य। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। राइबोसोम क्या होता है? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोल आकृति की एक संरचना होती है। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पाई जा सकती है अथवा अंतद्रव्य जलिका यानी कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। अब राइबोसोम के कार्य देखते हैं। यह RNA का बना होता है। राइबोसोम क्या होता है? RNA का बना होता है। यह अमीनो अम्ल के प्रोटीन का निर्माण करता है। ये कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाकलापों के लिए सतह प्रदान करते हैं। अब लाइसोसोम क्या होते हैं? तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र हैं। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकाओं के टूटे फूटे भागों को पाचन करके साफ करता है। क्या करता है? जो क्षति हो जाती है, टूटे फूटे भाग होते हैं जो कोशिका को, उनको दोबारा से रिपेयर करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचककारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं लाइसोसोम। आइए अब हम लाइसोसोम के कार्यों के बारे में जानते हैं। लाइसोसोम एक आत्मघाती थैली है। कैसी थैली है? आत्मघाती थैली है। जिन कोशिकाओं की क्षतिग्रस्त हो जाती है वो सब लाइसोसोम में चली जाती हैं। यह कोशिका के अपशिष्टों को पाचन कर कोशिका को साफ रखता है एवं मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। ऐसी कोशिकाओं को हटाता है लाइसोसोम? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटा देता है। जिन कोशिकाओं की टूट फूट हो जाती है उनको हटा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का बिजली घर भी इसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन वाली कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है एवं भीतरी झिल्ली बहुत अधिक विपरीत यानी कि राउंडेड होती है। इसमें अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? अपना प्रोटीन खुद स्वयं बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में हम जानकारी करते हैं। यह ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ATP के रूप में ऊर्जा को प्रदान करता है।
इसमें कोशिकाएं श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। आइए अब हम देखते हैं प्लास्टिड और वैक्यूल्स यानी कि रसधानियों के बारे में और इनके कार्यों के बारे में। तो प्लास्टिड यानी प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। प्लास्टिड बाहरी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। प्लास्टिड कैसे होते हैं? बाहरी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक उसी प्रकार प्लास्टिड में भी अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। प्लास्टिड के कार्य देखते हैं। तो प्लास्टिड के विभिन्न प्रकारों के कारण जो प्लास्टिड है उसके विभिन्न प्रकारों के कारण ही पौधों के विभिन्न भागों में विभिन्न रंग होते हैं। जो पौधों के विभिन्न भागों विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? प्लास्टिड के ही प्रकारों के कारण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे वर्ण प्लास्टिड क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अब हम देखते हैं रसधानियां यानी कि वैक्यूल्स। तो रसधानियां यह ठोस और तरल पदार्थों की संग्रह थैली हैं। कैसी थैली है ये? ठोस और सरल पदार्थों की संग्रह थैली हैं। यह वैक्यूल्स जंतु कोशिकीय में छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं? जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। कौन? रसधानियां। और पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियां कोशिका द्रव्य से भरी होती हैं। पादप कोशिकाओं की जो रसधानियां होती हैं वो कोशिका द्रव्य से भरी होती हैं, ना कि जंतु की, केवल पादप की भरी रहती हैं। अब रसधानियों के हम कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो यह कोशिकाओं को स्थिर एवं कठोरता प्रदान करती हैं। यह कोशिकाओं को स्थिर एवं कठोरता प्रदान करती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्तम जल एवं उपस्थित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती हैं। यानी कि कुछ एक कोशिकीय जो कि यूनिसेलुलर जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थ जो कि बेकार पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती हैं।